नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र में देर रात बर्थडे पार्टी के दौरान आपसी विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। चाकू लगने से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं बीच बचाव करने पहुंचा बैंक्वेट हॉल का कर्मचारी भी घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक का नाम अमन कुमार बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। आशंका है कि आपसी रंजिश में अपराधियों ने चाकू मारकर अमन की हत्या कर दी है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहाँ पे आपस में लड़ाई सब कर रहा है, तो मैनेजमेंट देख रहे थे, जब गए छुड़ाने ना वहाँ पे तो सब मार पीट कर रहा था। छुड़ाने गए तो चाकू चला दिया, तो वहीं पे बेहोश हो गिर गए। 7 बजे आलमगंज चौकी के पास गोल्डन बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पर जन्मदिन की पार्टी मनाई थी। उसी में आपस में कुछ विवाद हुआ, मारपीट हुई। उसी में 2 व्यक्ति को चाकू लगी है। एक व्यक्ति यहाँ NMCH आने के क्रम में मृत्यु हो गई, दूसरा इलाजरत है। मृतक का क्या नाम था सर? मृतक का नाम अमन कुमार है, जो केदारनाथ मठ आलमगंज का ही रहने वाला था। आज शाम को करीब 9 बजे के आसपास ये आलमगंज चौकी के पास एक मैरिज हॉल है, उधर एक बर्थडे पार्टी चल रहा था। उस पर कुछ लड़के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। उस पर एक लड़का ने चाकू मार दिया था। उस पर अमन नामक एक व्यक्ति को चाकू लग गया और उसका इलाज NMCH में चल रहा था और इलाज के दौरान उसका मौत हो गई है। और दूसरा एक व्यक्ति घायल है, उसका नाम विकास है। जो मृतक है और उसका नाम अमन है, वो हनुमानगढ़ का रहने वाला है। बेटा के महिंद्रा फाइनेंस में दिन दहाड़े डकैती मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 बाइक पर से 7 से 8 की संख्या में अपराधी आए और लूट की वारदात को अंजाम दिया। सभी अपराधी मास्क से अपना मुंह ढक रखे हुए हैं, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बेटा की गुलटेरा बाजार के रुना हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक मृतका की बहू ने हत्या की साजिश रची थी। बहू ने सास की हत्या कराने के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने मामले में 5 और अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 10 मोबाइल भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक बहू ने संपत्ति विवाद में सास की हत्या की है। जब इनके पति की हत्या हुई तो उसके बाद ही इनको घर से निकाल दिया गया और ये विक्रम में अपनी नैहर में रह रही थी और इनके सास के द्वारा कोई भी इनको पैसा वैसा का सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। उसी में जो है एक हैं जिनका नाम अभी बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो वांछित हैं, उनसे इन्होंने कहा और उनसे इनका कुछ नज़दीकी भी है। तो उसके द्वारा जो है यानी ये पूरा जिसको कहते हैं षड्यंत्र कर हत्या करने की बात मामले प्रकाश में है। गोपालगंज में एक निजी क्लिनिक में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। मौत के बाद डॉक्टर और कर्मी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड की है। जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक मरीज की पहचान सुमालती देवी के रूप में हुई है, जो बरौली थाना क्षेत्र के रूपन छाप गांव निवासी वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद दलालों के चंगुल में फंसकर मरीज निजी क्लिनिक पहुंच गए। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज के एक निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती और जच्चा बच्चा की मौत हो गई। ये गोपालगंज के सदर अस्पताल के ठीक सामने मौर्या क्लिनिक नाम का एक अस्पताल है और इसी अस्पताल में मरीज की मौत हुई है और मौत के बाद जो डॉक्टर है, जो कर्मी है, वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। हम आए थे, वहाँ से सरकारी अस्पताल में ले गए थे। वहाँ से बोला घींच के बोला के टेम्पो बैठा के ले गए पर भर्ती करा के करो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब बच्चा का अभी फाड़ दिया लो, इतना फाड़ दिया लो, कहता कि अब ले जाकर पटना है। सुनिए डॉक्टर सभी का बोले बनी, सुनिए अभी बोलिए कि जब बेहोश बाड़ी 1 घंटा में होश आ जाता रही तब लेके हमारे अस्पताल में जाम लो। और पहले हमनी के साफा भगावे खातिर बेचैन मरने के बाद बोला। हाँ
हाँ मरने के बाद और ओकर बाद हमने के इतना जबरदस्ती लड़का के घिसिया कि चलो ले चलो लड़का ले चलो, ई कहते हम अकेला हमारे मरीज ना जाई और चलो हमारे कष्ट अथी ले चली। वैसे आए तो पता चला कि डेथ हो गया। कैसे मौत हो गई? लापरवाही? हाँ लापरवाही हुई है, डॉक्टर ने बिल्कुल लापरवाही की। अगर उनको पता था पहले से तो उनको केस दे के एक्सेप्ट करना चाहिए था। 112 से हम पदाधिकारी बोल रहे हैं, कंप्लेन आया कि जैसे एक पेशेंट ऑपरेशन के दौरान जैसे उसकी मृत्यु हो गई है, जानबूझकर जो है से डॉक्टर के द्वारा लापरवाही किया गया है। अब देखने वाली बात हो कि अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन कब तक इस तरह के अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई कर पाता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुंगेर पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। शामपुर उप क्षेत्र के मंदारे पहाड़ी जंगल में एसटीएफ और जिला पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एक कारोबारी मोहम्मद जाहिद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4-5 हथियार कारोबारी पुलिस को चकमा देकर जंगल में भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके पर से 5 निर्मित पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल और भारी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस फरार कारोबारियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पिस्टल मिला है और अन्य जो बहुत सारे सामान मिला हुआ जो मिनी गन फैक्ट्री संचालित करने में यूज़ करते हैं, हथियार बनाने में यूज़ करते हैं। और उसमें टोटल 5 लोग थे, उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम मोहम्मद जाहिद है, बर्दा के रहने वाला है। और 4 आदमी फ़ायदा उठा के भाग गए हैं और उनका नाम मिल गया है और उनके विरुद्ध भी छापेमारी कर। बड़ी खबर पटना से है, जहां बीएन कॉलेजिएट हाई स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना डीएम ने आरोपी शिक्षक राजेश कुमार और स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। छात्राओं की शिकायत के बाद डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया था। जांच में टीचर पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने टीचर और एचएम को निलंबित कर दिया है। डीएम ने शिक्षा विभाग से दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की है। वहीं छात्राओं के बयान के आधार पर पीरबहोर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया में कार्यक्रम होने की संभावना है। पीएम मोदी 13 जनवरी को एक दिवसीय बिहार दौरे पर बेतिया संसदीय क्षेत्र के सुगौली आ सकते हैं। बेतिया में प्रधानमंत्री लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत रैली को संबोधित कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक बड़े चुनावी आगाज के रूप में देखा जा रहा है। पीएम के दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने रमना मैदान का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। सौगात मिली है, बेतिया का पास हो गया है, पटना पुल पास हो गया है, लेकिन उसके साथ जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार को करना है। सबसे दुखद बात यह है कि 2017 में रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 250 करोड़ दे दिए गए। आज तक नीतीश कुमार जी ने अधिग्रहण नहीं किया। यहाँ भी पखना पुल के लिए 2 अरब 18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोज हो रहा है, आज होगा अधिग्रहण, कल होगा। बेतिया बाईपास जो है वो NHAI का भाग है। NHAI में आप किसी तरह का रोक नहीं लगा सकते हैं, वो भारत का नियम है। इसलिए ये इसके लिए भी, लेकिन भूमि अधिग्रहण तो बिहार सरकार को ही करना है। गणतंत्र दिवस के मौके पर छोटे शहरों में सफाई कर्मियों को बुलाकर पीएम के साथ समारोह में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। इस मौके पर छपरा की भी 2 महिला सफाई कर्मी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने दिल्ली जाएंगी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ भोजन के अलावा दिल्ली के विभिन्न संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। इसमें राधा देवी और रूबी देवी का चयन केंद्रीय मंत्रिमंडल के अतिथि के रूप में हुआ है। छपरा की मेयर ने इन दोनों सफाई कर्मियों को अपने कार्यालय बुलाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। ये सम्मान पाकर रूबी देवी काफी भावुक हो गई। सफाई कर्मियों के सम्मान के इस बात से छपरा में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत अच्छा तैयारी लगा था, बाकी जात नहीं मोदी जी से भेंट करे खातिर तो बहुत खुशी होता हमरा। आज साहब सुबह भेजा तनी लोग खातिर बहुत अच्छा म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जात नहीं सा हमनी के, वो खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के। अच्छा, उनके सामने जाने का मौका मिला तो क्या डिमांड कीजिएगा, क्या बोलिएगा उनसे? उनसे बोलेंगे कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी दे दीजिए। इतना दिन से हम लोग ड्यूटी किए हैं, परमानेंट कुछ नहीं है ना? नहीं, घर द्वार भी तो नहीं, हम लोग किराया पड़ा। उन्हीं से ही कहेंगे। हम लोग बाल बच्चा हम लोग का पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है। 8,000 में क्या होगा, कुछ होगा? हमारे छपरा नगर निगम की तरफ से रूबी देवी और राधा देवी का चयन हुआ है कि ये पीएम मोदी से मिलने जा रही हैं और ये हमारे नगर निगम के लिए बहुत ही बड़ी बात है और ये वहाँ पीएम मोदी से मिलने जा रही है, इनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन में महज कुछ दिन बचे हैं, पर इंडी अलायंस के नेता लगातार विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कड़ी में जुड़ गया है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार का नाम, जिनके बयान पर बेहद गर्म हो गई है बिहार की सियासत। राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। पहवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, बताओ। ये असली नहीं है, नकली पुजारी लोग हैं, इनका भी दवाई ईश्वर जरूर करे। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है। एक के बाद एक इंडी अलायंस के नेताओं के विवादित बयानों ने श्री राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही ठंड के मौसम में सियासत को गर्मा दिया है। और अब ताजा बयान आया है नालंदा के जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार का, जिन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए बांटे जा रहे आमंत्रण पत्र को लेकर बेहद अशोभनीय और अमर्यादित बयान दिया है। अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है, अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। जेडीयू सांसद के बयान के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे वक्त पे ये घमंडिया गठबंधन के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए प्रभु श्री राम के विषय में गलत बयानी कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अपार हर्ष की बात है, कोई किसी को वहां जाने से रोक नहीं सकता है, लेकिन भाजपा के लोग अपनी ही मार्केटिंग में लगे हुए हैं, ऐसा जैसे मंदिर का निर्माण उनकी वजह से हो रहा है। मंदिर निर्माण को जिस तरह से भाजपा ने हाईजेक कर रखा है, जबकि भाजपा का चवन्नी अठन्नी नहीं लगा है मंदिर निर्माण में, कोई भूमिका भाजपा की नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार है उनकी, हाईजेक कर रखा है। वैसे सनातन को लेकर जारी सियासत की टाइमिंग भी समझनी जरूरी है, क्योंकि इसी महीने की 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी गर्भगृह में मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे और इसी को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव से पहले सनातन पर हमला तेज हो गया है। आए दिन इंडी अलायंस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, पर अपने निजी फायदे के लिए या कहें कि वोट बैंक की खातिर नेता विवादित बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, जिस पर सियासत ठंड में भी गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के जाने माने शिक्षाविद गुरु रहमान को 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। शनिवार की सुबह गोपाल मार्केट स्थित गुरु रहमान के शिक्षण संस्थान में कामेश्वर चौपाल ने आकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राम मंदिर की पहली आधारशिला रखी थी, इसके बाद से जब ये क्षण आया है तो ये काफी गौरव की बात है। बता दें कि गुरु रहमान कोचिंग क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। वहीं गुरु रहमान ने भी जय श्री राम के नारे के साथ कामेश्वर चौपाल का स्वागत किया। बिहार के पटना में एक कैसी राम भक्त है जो 18 साल की उम्र में 19 भाषाओं में गीत गाती है। इन्होंने अपने आराध्य प्रभु राम के लिए भी विशेष गीत तैयार किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि जयश्री सिन्हा प्रभु श्री राम के मंदिर को अपनी आंखों से नहीं देख सकती, क्योंकि पटना की रहने वाली जयश्री की एक गंभीर बीमारी के कारण कई साल पहले आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन वो अपनी मन की आंखों से प्रभु की स्तुति में लगी हैं। इन राम भक्त जयश्री सिन्हा से बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भी किया जाएगा। पूरे देश के लोग अपने अपने स्तर से उत्सव मनाने में जुटे हैं। हमारे साथ इस वक्त जयश्री सिन्हा हैं, जो आंखों से नहीं देख पाती हैं, लेकिन अपने मन की आंखों से प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये इन्होंने भगवान राम के लिए गीत भी बनाया है। पावन पौष मास और दिन सोमवार को अयोध्या सजेगा। पावन पौष मास और दिन सोमवार को अयोध्या सजेगा। राम आएंगे अयोध्या, अयोध्या सजेगा। राम आएंगे अयोध्या, अयोध्या सजेगा। पावन पौष मास और दिन सोमवार को अयोध्या सजेगा।
हमारे साथ राम भजन प्रस्तुति दे रही थी जयश्री सिन्हा और उनके गुरु सरोज कुमार, और इन दोनों ने मिलकर इस बार भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तैयारी की है। गीत भी इन्होंने खुद से बनाया है और इनकी इच्छा भी है कि भले ही आंखों से नहीं सही लेकिन मन की आंखों से अयोध्या में जाकर भगवान राम के दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। अगली खबर सुपौल से। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी में नंबर 1 की रैंक मिली है। भारत सरकार की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के स्वच्छ सर्वेक्षण में सुपौल को स्थान मिला है। सुपौल की साफ सड़कों और कचरे के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए ये सुपौल को ये रैंक मिली है। बिहार में सुपौल को दूसरी बार 1 स्टार रैंकिंग मिली है। दरअसल भारत सरकार हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण करती है जिसमें बाहर से आई टीम जांच कर सफाई के आधार पर रैंकिंग देती है। नगर परिषद के मुताबिक सुपौल को स्टार 3 रैंकिंग की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। गार्बेज फ्री सिटी का जो एक पैरामीटर्स है उस पर हम लोग खड़ा उतरे हैं। 1 सिंगल स्टार के लिए हम लोग अप्लाई किए थे और वो हमको मिला। तो नेक्स्ट ईयर यदि एसटीपी बन जाता है तो हम लोग जीएसटी 3 स्टार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इस बार 1 स्टार के लिए इसलिए क्योंकि हम सिर्फ सॉलिड कर रहे हैं। लिक्विड मैनेजमेंट के लिए फिकल मैनेजमेंट चाहिए होता है, एसटीपी चाहिए होता है, वो हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है। बुडको उसको बना रही है। यदि एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग इसको जीएसटी और जीएफसी 3 स्टार के लिए अप्लाई करेंगे। भागलपुर वासियों को लंबे समय से हवाई सेवा का इंतजार है लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। एक तरफ जहां शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है वहीं यहां चल रहे निर्माण कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। भागलपुर शहर के लोगों को लंबे समय से विमान यहाँ से उड़ने की जो है आस जो है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और आप देख सकते हैं कि ये रनवे है और इस रनवे को जो हवाई अड्डा का रनवे है पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनवाया गया है। वहीं दीवार का भी जो काम जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराया गया है, उसका रेनोवेशन कराया जा रहा है। हवाई जहाज उड़ने की संभावना अभी तक नहीं बनी है। वहीं मेयर जो हैं खुद यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुँची हैं और हम बात करते हैं मैडम से। मैडम, आज आप देखने के लिए पहुँची हैं हवाई जहाज यहाँ से उड़ तो अभी तक नहीं पाया है लेकिन रनवे बन गया है, रेनोवेशन हो रहा है दीवार का, क्या कहेंगी? हमारे शहर वासियों को तो हवाई जहाज यहाँ से उड़े कितनी ज़रूरत है, कितने बार धरना प्रदर्शन भी हुआ लेकिन कोई इसका परिणाम नहीं आया आज तक। तो हमारे शहर में जो हवाई अड्डा है इसका रनवे जो तैयार हुआ अभी कुछ दिन पहले ही इस पर पिचिंग हुआ था लेकिन अभी पूरी तरह से वो उखड़ चुका है। बाउंड्री वाल जो अभी बन रहा है वो स्मार्ट सिटी की तरफ से बन रहा है। हमको लगता है ये करोड़ों रुपया ये पानी में जा रहा। जब हवाई जहाज यहाँ से उड़ना ही नहीं है तो इतने पैसे यहाँ बहाना क्यों? और यदि बाउंड्री वाल यहाँ बन रहा है तो रनवे को दुरुस्त किया जाए और यहाँ से छोटी प्लेन को यहाँ से उड़ाया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी की उन्होंने परिकल्पना की और उसके लिए भागलपुर शहर दूसरे फेज में चयनित भी हुआ और उसके लिए 1300 करोड़ रुपए का आवंटन भी हुआ केंद्र सरकार की तरफ से। और जब इस पर कार्य होना प्रारंभ हुआ तो हवाई अड्डा जहां से मतलब हवाई सेवा यहां से प्रारंभ हो, इसके लिए भागलपुर शहरवासी कई वर्षों से अनवरत आंदोलनरत हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर जो खर्च किया जाना चाहिए था वहां पर जो है खर्च नहीं हो पाया है और जहां हवाई जहाज सेवा अभी शुरू नहीं हुई है वहां पर जो है करोड़ों रुपए लगा दिए गए और अभी तक हवाई जहाज सेवा शुरू होने की कोई बात तक सामने नहीं आई है, जबकि इसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। समझा जा सकता है कि यहाँ पर कितना बड़ा खेल चल रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपके लिए खबरें लगातार जारी हैं।